जय जगन्नाथ। एसएससी और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स दोनों क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज का सेट 1। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है प्रिवेंटिव डिटेंशन। संविधान का आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और डिटेंशन से सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 22 में 7 क्लॉजेस हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है ऑर्डिनरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 गिरफ्तार हुए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी की वजह की जानकारी मिलने और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार देता है और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्देश पुलिस को देता है। आर्टिकल 22 के दूसरे भाग में यानी क्लॉज 3 से 7 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के नियम दिए गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के लिमिटेड समय के लिए जेल में बंद रखना ताकि वो कोई क्राइम या अपराध ना कर सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के राइट्स नहीं मिलते। उन्हें आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 से 7 में दिए नियमों के अनुसार हैंडल किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुआ था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम। भारत के संविधान में प्रीएम्बल का विचार कहाँ से लिया गया है। इसका सही जवाब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब बताइए ये प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल मतलब किसी भी किताब, डॉक्यूमेंट या संविधान में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस किताब, डॉक्यूमेंट या फिर हमारे संविधान के पर्पस, फिलोसफी और कोर प्रिंसिपल्स बताता है। तो प्रीएम्बल क्या बताता है? प्रीएम्बल संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का समरी बताता है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल की प्रेरणा कई अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये प्रीएम्बल शब्द और इसका आइडिया लिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, लेकिन प्रीएम्बल का लैंग्वेज और लिखने का स्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारत के संविधान का प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ड्राफ्ट और प्रपोज किया गया था। अब तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इस अमेंडमेंट के माध्यम से 3 नए शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए और वो शब्द कौन कौन से थे? वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इसे अच्छे से याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में ये चीज पूछा गया है। 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे आइडियल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कि भारतीय संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ की कॉन्सेप्ट किस संविधान से लिया गया है। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत प्रदान करता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है कि भारत का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है और किसी भी प्रकार का भेदभाव अलाउड नहीं है। तो समझ आ गया आपको, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम व्हिच सोर्स। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स की संकल्पना कहाँ से ली गई है। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। भारतीय संविधान में ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है। भारत एक फेडरेशन है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, इसीलिए भारतीय संविधान में स्टेट्स को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है और पूरा देश एक मजबूत केंद्रीय शासन के तहत एकजुट रखा गया है। ये फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर का मॉडल कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए संविधान सभा ने
ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था? इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। जल्दी से कमेंट कर दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आज के पार्लियामेंट जैसे समझ सकते हैं। इसमें 389 मेंबर्स थे और इनका काम था संविधान पर बहस और संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करना। और इसी के अंतर्गत 29 अगस्त 1947 को 7 मेंबर्स का ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसीजंस के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को स्क्रूटिनाइज करना, रिफाइन करना और ड्राफ्ट तैयार करना। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में 11 सेशंस, कई मीटिंग्स और हजारों अमेंडमेंट्स के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट एडॉप्ट किया। इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया। अब देखते हैं अगला सवाल। Which article of the Indian Constitution mentions that laws which are inconsistent with or in derogation of fundamental rights shall be void? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या उनका उल्लंघन करते हैं वे अमान्य होंगे? इसका सही जवाब है आर्टिकल 13। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 सीधे तौर पर उन कानूनों का उल्लेख करता है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होते हैं। आर्टिकल 13 के अनुसार कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो या उनको कमजोर करता हो उसे वॉइड यानी अमान्य माना जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। Which article of the Constitution of India deals with the Union and its territory? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 1 से 4 तक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 तक द यूनियन और उसके टेरिटरी से संबंधित है। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 18। संविधान का आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत सरकार किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकती और भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मूल उद्देश्य है संविधान के इक्वलिटी के सिद्धांत को मजबूत बनाना ताकि सभी नागरिकों को बराबर पहचान और सम्मान मिले। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस आर्टिकल 18 के दायरे में नहीं आते। चलते हैं अगले सवाल पर। X has been exercising his freedom of trade in Chennai to earn his livelihood. Such kind of freedom is provided in which article of the Indian Constitution? एक व्यक्ति है जो चेन्नई में अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यापार की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बताना है कि इस तरह की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका सही जवाब है आर्टिकल 19। संविधान का आर्टिकल 19 हर नागरिक को किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कई फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। इसी के साथ ट्रेड और कॉमर्स की फ्रीडम राइट टू लाइवलीहुड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है, जो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल माना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। आर्टिकल 19 हमें स्पेसिफिक फ्रीडम्स जैसे स्पीच, ऑक्यूपेशन और मूवमेंट का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 हमें वाइडर तरीके से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है। अगला सवाल देखते हैं। As per the Constitution, India is also known as। संविधान के अनुसार इंडिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इस सवाल का जवाब तो सबको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है भारत। अगला सवाल है, Which article of the Indian Constitution protects monuments or places of artistic or historical importance? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को रक्षा करता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 49। संविधान का आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों की सुरक्षा से संबंधित है। अब देखते हैं अगला सवाल। Which article of the Indian Constitution prohibits forced labor and exploitation? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम और शोषण को प्रतिबंधित करता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 23। भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन संविधान के आर्टिकल्स 23 और 24 में निर्धारित किया गया है, जो हर नागरिक को किसी भी प्रकार के शोषण और जबरन काम से सुरक्षा प्रदान करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। इसका सही जवाब है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले एक क्वेश्चन में। आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में डिटेल दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which article of the Constitution of India deals with the organization of ग्राम पंचायत? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 40। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट के रूप में संगठित किया जाए। पंचायती राज सिस्टम के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, मंडल ब्लॉक या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। अगला सवाल है Which of the following is not a fundamental right mentioned in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर राइट टू फ्रीडम। इसका सही जवाब है राइट टू वोट। राइट टू वोट भारतीय संविधान के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत एक लीगल राइट है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल। Which of the following articles of the Indian Constitution provides for a bicameral Parliament of India? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की बाइकैमरल पार्लियामेंट का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 79। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बाइकैमरल स्वरूप का प्रावधान करता है। इंडियन पार्लियामेंट में शामिल है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को अधिकार होता है दोनों हाउसेस की बैठक बुलाने का, उन्हें एड्रेस करने का, और लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी पावर होता है राष्ट्रपति के पास। The Indian Parliament approved the 86th Constitutional Amendment Act 2002, which establishes the fundamental right to elementary education for children aged dash. ये एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिए। भारतीय संसद ने 2002 के 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी दी। वो किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? इसका सही जवाब है 6 to 14 ईयर्स। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारतीय पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 2002 में पास किया गया। इस अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following pairs is correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है? और आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 14 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमने ये पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि आर्टिकल 15 धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव को मना करता है, जबकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23 और 24 में दिया गया है, जो फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत मैच है। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। असल में आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है, जबकि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्चुअली आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है, जो स्टेट को टाइटल्स देने से रोकता है। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 3 का आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की गारंटी देता है। अनटचेबिलिटी की समाप्ति आर्टिकल 17 में दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। आर्टिकल 19 नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन जैसे कई अधिकार देता है। इसका मतलब ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पर। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द डैश। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से 162 राज्यपाल यानी गवर्नर से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। गवर्नर भारत के किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल? भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये था इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का सेट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस से प्रैक्टिस करते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज के अगले सेट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।